अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें सबसे पहले हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड जो है वो करेंगे, जिसका नाम है सिलेक्ट एंड मास्क। ये कमांड यूज़ होती है कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना हो जिसके अंदर बहुत ही बारीक बारीक जिस तरह हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, उनको सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और उसको बैकग्राउंड से अगर आपने सेपरेट करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक और जैसे ये आप देख रहे हैं कि आपके पास ये बिल्ली का इमेज है, पिक्चर है, तो फोटो है। इसमें से अगर आप ये देखें, इसके साइड के ऊपर छोटे छोटे बारीक बारीक इसके फर या आपके हेयर नजर आ रहे हैं। तो इसको अगर आपने सिलेक्ट करना हो तो बहुत मुश्किल है कि आप इन टूल से आप इनको सिलेक्ट करें। जैसे ये है क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक पेन टूल, या आप मैनुअली इन टूल्स के जरिए से अगर सिलेक्ट करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसके लिए हम सिलेक्ट एंड मास्क की कमांड जो है वो यूज करेंगे। तो इसके लिए मैं एक और इमेज भी आपको दिखाता हूँ। ये भी देख रहे हैं कितने यहाँ पे आपको हेयर नजर आ रहे हैं कि ये इमेज है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये ओपन नहीं हो रहा, तो इसको हम ओपन कर देते हैं, इसको बाद में कर देते हैं। ये भी आप देखें कि यहाँ पे आपको बारीक बारीक हेयर नजर आ रहे हैं। तो इनको सिलेक्ट करना हो तो ये भी काफ़ी मुश्किल होंगे। तो सिलेक्ट एंड मास्क की कमांड इस तरह की चीज़ें जो है वो सिलेक्ट कर सकती है। तो इनको क्लोज करते हैं, मैं एक इमेज में सिलेक्ट करके आपको दिखा दूंगा टेक्निक क्या है। तो फिर बाकी इमेजेस आपको दे दूंगा, या आप नेट से इस तरह के इमेजेस ले लें और उनको सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको दूसरे इमेज के अंदर इसको पेस्ट करना है। दूसरा इमेज मेरे पास है ये। तो ये भी ओपन नहीं हो रहा। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, कुछ इमेजेस अगर ओपन ना हो तो आप फिर क्या करते हैं, राइट क्लिक करके उसको वैसे सिलेक्ट की बजाय ओपन कर लें और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद फाइल में जाके न्यू और क्रिएट करें और यहाँ पे इस तरह से आप पेस्ट कर दें, ये इमेज इसमें आ जाएगा। तो इसके अंदर मैंने ये कैट का इमेज जो है इसको सिलेक्ट करके लेके आना। तो इसको अब हम शुरू करते हैं कि आपने किस तरह से करना है। इस टेक्निक में सबसे पहले आपने इन टूल के जरिए से, किसी भी टूल के जरिए से, पहले जो 100% कैट जो नज़र आ रही है आपको, उसको आप सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड नज़र आ रही है, वो आपने सिलेक्ट नहीं करना। जैसे ये देखें, ये है यहाँ पे, यहाँ से आपको बैकग्राउंड नज़र आ रही है, ये आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। और जो सॉलिड कैट का इमेज, यहाँ पे बिल्कुल कैट ही है, सिर्फ उतना एरिया जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से लेसर टूल ले लेता हूँ और इस तरह से ड्रैग करके यहाँ यहाँ से बैकग्राउंड नज़र आ रही है, वो नहीं मैंने सेलेक्ट करना, बाकी एरिया इस तरह सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखें, मैं इस तरह से इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह आप भी ड्रैग कर दें और मैं सारी इस तरह से। इसमें ये भी है कि इतनी एक्यूरेट सिलेक्शन ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। तो आप बस इसको सिलेक्ट कर लें, जो कैट यहाँ पे पूरी नज़र आ रही है। देखिए, मैंने इतना एरिया जो है वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से अगर कुछ ज़्यादा सिलेक्ट हो जाए तो आप उसको वहाँ से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जब आप फोटोशॉप को मैक्सिमाइज करते हैं तो बाजू का ये ऊपर बॉक्सेस आ जाते हैं, जिसको पिक्सल ग्रेड कहा जाता है। तो इसकी वजह से आपको सही नज़र नहीं आती। तो व्यू में जाके शो और पिक्सल ग्रेड को ऑफ कर दें। अब ये देखें, यहाँ से कैट थोड़ी सी ज़्यादा सिलेक्ट होगी, मैं इसको माइनस कर देता हूँ। माइनस कैसे करते हैं, जब भी सिलेक्शन को आपने सब्ट्रैक्ट करना हो तो फिर आप ऑल्ट की प्रेस करते हैं। तो मैं यहाँ से ऑल्ट की प्रेस करके इस तरीके से ये माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने अच्छे तरीके से सिलेक्शन कर लेनी है। तो यहाँ पे कैट कंप्लीट नज़र आ रही है, उसको सिलेक्ट करें। यहाँ पे बैकग्राउंड नज़र आ रही है, आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, जब आप ये सिलेक्ट कर लें और आपका यहाँ से सिलेक्शन टूल कोई भी एक्टिव हो तो आप देखें ऊपर यहाँ पे बार के ऊपर आपको सिलेक्ट एंड मास्क की कमांड जो है वो नज़र आ रही होगी। तो आपने क्या करना है, इसको आपने क्लिक कर देना है।
अच्छा, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो साइड के ऊपर ये देखें एक बार ओपन हो जाता है जिसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं सिलेक्ट एंड मास्क की। यहाँ से आप अगर ये आप ये भी एक छोटा सा प्रोग्राम है, अगर आप इसके लेफ्ट पे देखें इसका अपना टूल बार आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपने सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं की तो आप स्टिल यहाँ से देखें सिलेक्शन टूल है, तो लेसो टूल यहाँ भी अवेलेबल है। तो यही यूज होता है, मैंने पहले इसी को इस्तेमाल किया है। तो इसको आप क्लिक करके आप अपनी सिलेक्शन जो है वो ठीक कर सकते हैं। हमने ये वाला टूल लेना है, रिफाइन एज ब्रश टूल आर। ठीक है जी, एजेस को ये बेहतर तरीके से जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। ये टूल आपने ले लिया, इसको लेने के बाद आपने यहाँ से व्यू आप कर लें जो भी आप करना चाहें। मैं तो ये रेड वाला व्यू ही रखूंगा, तो कोई और व्यू अगर आपने देखना तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर वाइट, या इस तरह से ट्रांसपेरेंट, जितना आपने सेलेक्ट नहीं किया वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। मैं या तो ये सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि इसमें हमें जो सिलेक्टेड एरिया है वो भी नज़र आता है, और जो सिलेक्ट करना होता है वो भी आपको ये नज़र आ रहा होता है बैकग्राउंड के ऊपर। ये देखें ये एरिया आपने सिलेक्ट करना है, वो आपको बाल जो है जो सिलेक्ट नहीं किए वो भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये कर लें, या आप ये वाला कर लें ऑन ब्लैक। इसमें भी होता है कि जो आपने सेलेक्ट करना है वो बैकग्राउंड के ऊपर आपको वो हल्के हल्के नज़र आ रहे होते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपने ब्रश कहाँ पे आपने लगाना है। तो ये करने के बाद अब मैंने क्या करना है, ये वाला टूल सेकंड जो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है, रिफाइन एज, इसको आप क्लिक करें और आपने सिर्फ उस एरिया के ऊपर आपने इसको ड्रैग करना है। यहाँ पे आपको वो एरिया नजर आ रहा है जिसको आपने सेलेक्ट करना है, जिस जो कुछ इस बिल्ली के बाल नजर आ रहे हैं और उसके अलावा उसमें से बैकग्राउंड नजर आ रही है, तो उसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने पहले सेलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर आपने ब्रश जो है वो ड्रैग नहीं करना, वरना यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्रिएट हो जाएगी और बैकग्राउंड जब आप इसको लगाएंगे तो बैकग्राउंड नजर आएगी इसके पीछे से। तो अब आप यहाँ पे इस तरह क्लिक करके इस तरीके से इसके ऊपर ब्रश के जरिए से आप इसको ड्रैग करें। यहाँ पे आपको याद नजर आ रहे हैं उधर, और इधर थोड़ा सा सिलेक्ट कर लें, और इस तरह यहाँ पे आपको आ रहे हैं, वहां पे आपने क्लिक कर ही जाना, बस ड्रैग ही करना है। तो इस तरीके से मैं ड्रैग कर ही जाता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सिर्फ एज के ऊपर जो हेयर्स हैं सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट कर रहा है, बैकग्राउंड को सिलेक्ट नहीं कर रहा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये एक बाल छोटा सा दूर तक गया हुआ है, तो मैं इसको भी क्लिक करके ड्रैग करूंगा। आपने बाद में बैठ के अच्छे तरीके से करना, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ एरिया रह जाए, लेकिन बाद में आप अच्छे तरीके से सिलेक्ट करके इसको टाइम लगा के ज़रा और अच्छा कर सकते हैं। ये बस थोड़ा सा हमारा रह गया, इसको भी हम ड्रैग करके इसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे। बस ये ख्याल रखना कि जो एरिया आपने लेसो टूल से पहले सेलेक्ट किया था उसके ऊपर ज़्यादा ब्रश जो है वो आप ना लगाएं, वरना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वो एरिया। चलें, ये हमने देखे सिलेक्ट कर लिया और आपको भी नज़र आ रहा होगा कि सारे जितने भी उसके थे वो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। ये भी थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, ये करने के बाद आपने क्या करना है, ये आउटपुट सेटिंग में आपने आ जाना है। दरमियान में से अभी कोई चीज़ नहीं आपने करनी, ये ग्लोबल रिफाइनमेंट्स हैं, इनमें से कोई नहीं करना। अच्छा, एक यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा डीकंटेमिनेट कलर्स, इसको भी आप चेक कर दें। ये देखें, जब आप इसको चेक करेंगे तो सिलेक्शन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। जो बारीक बारीक यहाँ पे एरियाज हैं नहीं सिलेक्ट हुए, तो डीकंटेमिनेट कलर जो है ये एजेस को और ज़्यादा, जो बारीक बारीक एजेस हैं उनको और बेहतर कर देगा। देखिए, इसको जब मैं अनसेलेक्ट करता हूँ तो फिर इस तरह से होता है, और जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ता है। अच्छा, ये करने के बाद अब आपने आउटपुट टू क्या करना है,
यहाँ पे कई ऑप्शन है। ठीक है जी, अगर तो आप डीकंटेमिनेट कलर जो है इसको अनसेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पे सिलेक्शन भी आएगी। हमने सिलेक्शन करनी नहीं है, हमने इसको क्लिक करके न्यू लेयर विद लेयर मास्क, कि हम कह रहे हैं कि जो हमने सिलेक्ट किया है एक नई जो एक्चुअल कैट थी वो अपनी लेयर के ऊपर है, ये जो नई सिलेक्शन हुई है कैट की ये नई लेयर के ऊपर भी चली जाए और जितना एरिया सिलेक्ट किया वही नजर आए, बाकी के ऊपर ऑटोमेटिकली मास्क भी ऐड हो जाए, हमें मैनुअली ना करना पड़े। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसीलिए इसका नेम ये भी है कि सिलेक्ट एंड मास्क टूल। ये करने के बाद आप ओके का बटन प्रेस करें तो ये देखें एक नई लेयर यहाँ पे क्रिएट हो गई और जो एक्चुअल बैकग्राउंड लेयर थी वो ऑटोमेटिकली हाइड हो गई। ये देखें पीछे है, ये हाइड हो चुकी है। इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं लेकिन हमारे पास ऊपर उसका मास्क बन गया। अब ये प्रॉपरली जो है वो सिलेक्ट भी हो चुकी है। अब हम इसको दूसरे इमेज के अंदर लेके जाएंगे और देखेंगे कि बैकग्राउंड प्रॉपरली जो है उसकी नज़र आ रही है या नहीं। तो दूसरे इमेज जो हमारे पास जिसका नेम इस वक्त है अनटाइटल्ड वन, इसमें हम इसको लेके आएंगे। तो उसको ले जाने के लिए सिंपली मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट लेयर इसको मैं क्लिक कर दूंगा। अच्छा, क्लिक करने के बाद आप ड्रैग करके भी ले सकते हैं क्योंकि साथ मास्क भी है, तो मैं इस तरीके से कर लूंगा, ज़्यादा आसान है। डॉक्यूमेंट किस में आपने लेके जानी है अनटाइटल्ड वन, इसको आप सेलेक्ट करके ओके का बटन प्रेस कर दें तो आप देखें कि ये आपकी कैट जो है इस इमेज में आ गई है। इसकी लेयर ऊपर थी, ये इनके ऊपर सरों के ऊपर बैठी हुई है। तो हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे नीचे रख देते हैं। अभी इसका साइज बहुत ज़्यादा है, ये काफ़ी बड़ी है, तो इस इमेज के हिसाब से हमें इसका साइज जो है वो कम करना पड़ेगा। तो मैं इसका साइज कम करने के लिए, लेकिन साइज कम करने से पहले आप देख लें कि इसके यार कितने अच्छे तरीके से सारे के सारे सिलेक्ट हुए हैं और बैकग्राउंड बिल्कुल सही नज़र आ रही है। और बिल्कुल ठीक इधर से भी देखें, इधर से भी आप देखें कि बिल्कुल ठीक ठीक सिलेक्ट किया है इस कमांड ने, सिलेक्ट एंड मास्क ने। तो इसके जरिए से आप इस तरह की बारीक बारीक चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसका साइज हम कम करते हैं ताकि ये अपने इस इमेज के अंदर फिट नज़र आए, ऐसे ना नज़र आए जैसे बहुत बड़ी है। तो उसके लिए हम कंट्रोल और टी प्रेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी, एडिट मेन्यू के अंदर ये कमांड होती है ट्रांसफॉर्म की। तो इसको हमने अप्लाई किया, उसके बाद हम या तो शिफ्ट को प्रेस करें और कॉर्नर से इसको ड्रैग कर दें, या फिर आप सिंपली, मैं इसको 50% जो है वो स्मॉल करना चाहता हूँ। तो ऊपर ये देखें इसकी वैल्यू दी हुई है, हाइट एंड विड्थ दोनों दी हुई है 100%, 100%। मैं सेंटर वाला लिंक का बटन जो है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो इसको प्रेस करूंगा और यहाँ से 50% कर देता हूँ इसको। ठीक है जी, 50 करूंगा तो ये भी 50 साथ हो जाएगी। ये करने के बाद मैं एक्सेप्ट या ओके का बटन प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखें कि आपने अपने कैट को इस, तो देखें आपने इसको इस इमेज के अंदर पेस्ट कर दिया आसानी से सिलेक्ट करके। तो उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गई होगी ये कमांड किस तरह से काम करती है। यानी इसमें दो ही में आपने काम करने होते हैं। सबसे पहले इमेज को सिलेक्ट करना होता है, लेथो टूल से या किसी भी टूल से सिलेक्ट कर लें, वो उतना एरिया उस इमेज का सिलेक्ट कर लें जिसमें से बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रही, जो सॉलिड है। तो उसको आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर आप क्या करें, सिलेक्ट एंड मास्क की कमांड जो है उसको आप ओपन करें। सिलेक्ट एंड मास्क की कमांड उस वक्त ही ओपन होगी जब आपने कोई सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया होगा, तो यहाँ पे बार के ऊपर नजर आ रही होगी, या फिर आप सिलेक्ट मेन्यू में से जाके उसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये देखें सिलेक्ट एंड मास्क, आर्ट कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट की है। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से आप रिफाइन एज ब्रश लेके उस एरिया के ऊपर आप उसको ड्रैग करेंगे जिसमें से कुछ इमेज का एरिया नज़र आ रहा है और कुछ बैकग्राउंड नज़र आ रही हो, तो उसको आप उसके ज़रिए से ड्रैग करेंगे। और फिर आप उसको डीकंटेमिनेट कलर करके भी चेक कर लेंगे कि ज़्यादा बेहतर होते हैं एज या नहीं। तो ये करने के बाद आप सिलेक्ट एंड मास्क करेंगे तो आपका इमेज जो है वो बैकग्राउंड से सेपरेट हो जाएगा और उसको आप फिर कहीं भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट लेते हैं। एक और इमेज मैं ओपन करता हूँ अब। इसको हम क्लोज कर दें, इसको सेव कर लें पहले, सेव एज।
अच्छा जी, अब मेरे पास टेक्स्ट का हमने पहले हमारा एक लेक्चर हुआ था जिसमें हमने टेक्स्ट वगैरह लिखा था। तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आप टेक्स्ट वगैरह जो है वो किसी पाथ के ऊपर भी लिख सकते हैं। जैसे ये पाथ है तो इसके ऊपर लिखें, या टेक्स्ट के ऊपर कोई वर्ब वगैरह अप्लाई करें तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आप टेक्स्ट की फॉर्म जो है उसको वो डिफरेंट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेट लिखा हुआ है, किसी तरफ से बड़ा करना है, उसको टेढ़ा मेढ़ा करना है, तो इस तरह से उसकी फॉर्म जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उसको देखते हैं ये किस तरह से होगा। सबसे पहले तो ये है कि मैंने इस तरह टेक्स्ट जो है वो लिखना है गोल इस एरिया के अंदर, ठीक है जी। तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो उसको लिखने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ गाइड्स लगा दी हैं, उसको हम ऑन करते हैं, शो करें। और यहाँ पे ये मैंने ग्रेड तो ऑन कर दी, इसको गाइड जो है उसको तो इन गाइड को पहले हम शो कर लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट, मेरा ख्याल स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई है, मेरा क्लिक हो गया ऊपर मेरे जी से। सर। 1 मिनट ठहरे, मैं दोबारा ऑन कर। व्यू शो और गाइड इस तरह से ऑफ थी, तो मैं इसको दोबारा क्लिक कर देता हूँ। ग्रिड क्लिक कर देता हूँ, गाइड क्लिक करना था, और ग्रिड को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, किस तरीके से ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर पहले से गाइड्स हैं। आप कंट्रोल आर प्रेस करें और आपका भी यहाँ पे रूलर जो है वो आ जाएगा। रूलर्स के जरिए से आप ड्रैग करके गाइड जो है वो है इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ यहाँ पे गाइड्स ऐड किए हैं ताकि मुझे सर्कल लगाने में आसानी हो। सर्कल लगेगा तो उसका पाथ जो है उसके ऊपर हम लिखेंगे। तो अब हम सर्कल जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास शेप्स कमांड होती है, यहाँ से आप ले लें। अच्छा, अगर तो आप ऐसे यहाँ पे सर्कल नहीं होता है, एलिप्स होता है, जिसके वजह से आप सर्कल भी क्रिएट कर सकते हैं और एलिप्स या बेज़ल वगैरह जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको आप क्लिक करेंगे तो ये गाइड इसलिए लगाई थी मैंने इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर के ऊपर, ताकि ड्रैग करना था। तो इस तरह से यहाँ पे पाथ जो है वो क्रिएट हो जाना था। ये अभी तो पाथ क्रिएट हुआ है, लेकिन हो सकता है जब आप क्रिएट करें तो शेप क्रिएट हो। तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअली होता ये है कि जब आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं पहली दफ़ा, तो इधर ऊपर बार के ऊपर देखें, ऑप्शन बार के ऊपर यहाँ पे शेप होता है। ये देखें, अगर आप यहाँ से लेंगे तो इस तरह से क्रिएट करेंगे तो इस तरह से सर्कल या जो भी शेप क्रिएट होगी उसके अंदर फिल होगा। तो ये हम नहीं करना चाहते, हमने फिल नहीं लेना, हमने सिर्फ उसका स्ट्रोक या बॉर्डर या आउटलाइन जो है वो हमें चाहिए। तो अगर हमें इसकी आउटलाइन चाहिए तो मैं इसको स्टेप बैकवर्ड करता हूँ। और इस शेप को क्रिएट करने करने से पहले हम यहाँ से 3 सिलेक्शन कर सकते हैं। ये मैंने एक लेक्चर में आपको बताई भी हुई है कि यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे शेप, तो वेक्टर शेप क्रिएट होगी। वही जो सर्कल जो क्रिएट होगा उसकी टाइप वेक्टर होगी, वो क्रिएट हो जाएगी, इसमें आउटलाइन भी होगा और फिल भी होगा। वेक्टर क्रिएट करेंगे तो फिर ये होगा कि जब अब बाद में आप उसका साइज वगैरह इंक्रीज डिक्रीज करेंगे तो उसकी क्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह पिक्सल है, पिक्सल के अंदर भी अगर आप इसको क्रिएट करेंगे तो फिर भी सर्कल ही क्रिएट होगा फिल और आउटलाइन के साथ, लेकिन वो वेक्टर नहीं होगा, वो रेस्टर होगा। साइज वगैरह बाद में इंक्रीज करने से फिर उसकी क्वालिटी जो है वो उस तरह की नहीं रहती। तो इसमें हमने जो सिलेक्ट करना है वो पाथ है, यानी हमें सिर्फ उसका स्ट्रोक आउटलाइन चाहिए, उसका बॉर्डर चाहिए, बाकी उसकी फिलिंग नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा पाथ। इसको आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्लिक करके इसको इस तरह से ड्रैग कर दें।
दूसरे कॉर्नर अपोजिट कॉर्नर के ऊपर आप ड्रैग करके रिलीज कर दें माउस, तो ये देखें आपका पाथ जो है वो क्रिएट हो जाएगा। कल के लेक्चर में आपने पेन टूल जो है वो भी सीखा है, तो पेन के जरिए से भी आप पाथ क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो जिस तरह का पाथ होगा टेक्स्ट उसी को फॉलो करेगा। अच्छा जी, अब इसके ऊपर आपने इस तरीके से लिखना है। तो टाइप करने के लिए हमारे पास जो टूल इस्तेमाल होता है उसका नेम क्या होता है? ये टाइप टूल ही होता है। इसको जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप टाइप कर सकते हैं। अब देखें इसके कर्सर पॉइंटर को गौर से देखें। जब आप इसके पॉइंटर को देखते हैं तो ये देखें, अगर तो मैं यहाँ पे किसी नॉर्मल प्लेस के ऊपर लेके आता हूँ तो आप देखें कि नॉर्मल आई बीम है इनसाइड डॉटेड स्क्वायर के अंदर। और अगर मैं इसको पाथ के ऊपर लेके आता हूँ तो उसी तरह आई बीम है जिसके ऊपर कर्व बना हुआ है। और इसको इस पाथ के अंदर लेके आता हूँ तो फिर भी आई बीम है जो कि एक डॉटेड स्क्वायर के अंदर, डॉटेड सर्कल के अंदर बनी हुई है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या, अगर ये स्क्वायर वाली है तो इसका मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे नॉर्मल टेक्स्ट लिखा जाएगा। अगर पाथ के ऊपर लेके आते हैं तो इस तरह का बनेगा, मतलब अब अगर आप क्लिक करेंगे तो पाथ के ऊपर लिखा जाएगा। और अगर मैं इसको शेप के अंदर लेके आता हूँ तो इसका मतलब जो कुछ भी लिखा जाएगा वो शेप की बाउंड्रीज के अंदर ही लिखा जाएगा, जो भी आप टाइप करेंगे। अच्छा, मैं पाथ के ऊपर लिखना चाहता हूँ तो जब आपने इसको लिखना हो तो प्रॉपर्टी बार के ऊपर आप देखें कि सेंटर की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो, उससे ज़रा बेटर होता है कि सेंटर के ऊपर रहता है टेक्स्ट। दूसरा, यहाँ पे आपको ये सर्कल का एपेक्स नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो फिर ये है कि टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट और राइट सेंटर में रहेगा, आपको इधर उधर से मूव नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ भी क्लिक करें, क्लिक करके आप इसको लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो ABC, तो ये देखें पाथ के ऊपर जो है वो लिखा जा रहा है। और अगर आप इसको लेफ्ट राइट मूव करना चाहते हैं तो इसी तरह जब आप टाइप कर रहे हो तो उसके साथ कंट्रोल की प्रेस करें। ये देखें जब मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ मेरे पॉइंटर को आप देखें, यहाँ पे ये चीज़ आपने ज़रा ध्यान रखना है कि अगर आपका पॉइंटर जो है वो गलत है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो पॉइंटर को आपने पहचान रखनी है कि देखिए अगर मैंने क्लिक किया तो ये सिलेक्ट टूल है, तो पाथ सिलेक्ट टूल आ गया। तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे साथ लेफ्ट माउस का बटन, अब मेरा कर्सर जो है वो देखें पॉइंटर उसके आई बीम के लेफ्ट राइट के ऊपर डायरेक्शनल एरोज आपको नजर आ रहे हैं। उसका मतलब अगर मैं इसको को क्लिक करूंगा तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ लेफ्ट साइड के ऊपर या राइट साइड के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। और ये दरमियान में आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा आपको ये नज़र आ रहा है, क्या नाम है, एक साइन सा नज़र आ रहा है, डायमंड सिंबल था। तो इसके ऊपर भी अगर आप, ये इसका सेंटर है और नीचे यहाँ भी आपको ये नज़र आ रहा है। तो इसके ज़रिए से आप इसको मूव भी कर सकते हैं इधर से। तो इस तरह क्लिक करके आप मूव करें। अगर इसी तरह आप इसको अंदर की तरफ लेके आएंगे ये फ्लिप भी हो जाएगा, पाथ के अंदर आ जाएगा। फिर बाहर लेके जाएंगे तो ये बाहर भी आ जाएगा, यानी पाथ के अंदर भी लिखा जा सकता है और पाथ के बाहर भी लिखा जा सकता है, और इसको लेफ्ट एंड राइट भी आप मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब मैं इसको अनडू कर देता हूँ, मेरे पास पहले से। अच्छा जी, अब मैं इसको अनडू करता हूँ। अनडू करने के बाद मेरे पास पहले से टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं यहीं इसके ऊपर उसको पेस्ट कर दूंगा और वही रखूंगा। तो मैं यहाँ पे एडिट में जाके इसको फिलहाल आप ओके कर दें और एडिट में जाके हम इसको अनडू कर देते हैं। तो यहाँ पे अच्छा, एक चीज़ आपने आपने और देखनी है कि ये पाथ जो होता है इस ये किसी लेयर के ऊपर नहीं होता। यहाँ पे पाथ की, यहाँ पे आप देखें यहाँ पे लेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे चैनल था और एंड के ऊपर पाथ। ये देखें यहाँ पे वर्किंग पाथ जो है वो आपको नजर आ रहा है जिसके ऊपर एक्चुअली टेक्स्ट जो है वो लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ से लिया और इधर सबसे पहले मैं टेक्स्ट जो ओपन किया उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास ये टेक्स्ट है, इसको मैंने यहाँ से लेना है। पहली लाइन जो है इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो 3 दफ़ा आप इसके ऊपर, सॉरी डबल किया, 3 दफ़ा आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये पूरी लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। आप इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लें और एस्केप की प्रेस कर दें। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट में यहाँ पे अब मैं पाथ के ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं बिल्कुल सेंटर के ऊपर या इधर ही क्लिक कर देता हूँ, थोड़ा सा मूव भी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप एडिट में जाके इसको आप पेस्ट कर दें।
तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट जो है यहाँ पे लिखा गया। इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ मूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। ये गोश्त बस्टर आइकॉन आपको नजर आ रहे हैं, इसके दरमियान में मैंने रखना है। अच्छा ये मैंने रख दिया। अच्छा इसी तरह अब एक दूसरा टेक्स्ट है जो मैंने यहाँ पे लिखना है। अब अगर इसको आप ओके कर दें, यहाँ से एंटर की प्रेस कर दें ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए। अच्छा अब मैं दोबारा यहाँ पे की लेता हूँ और टाइपिंग की, ये टाइपिंग टाइपिंग टूल मैंने ले लिया। इसको लेने के बाद दोबारा इस पाथ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि कर्सर उस तरह का चेंज नहीं हो रहा है कि यहाँ पे आईबीएम टूल हो और उसके साथ आपको जो है क्या नाम है उस तरह का कर्व नज़र ही नहीं आ रहा कि पाथ के ऊपर आप टाइप कर सकते हैं। बेसिकली आप एक पाथ के ऊपर एक ही टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अगर बाकी हिस्से के ऊपर आपने दूसरा टेक्स्ट आपने टाइप करना है तो फिर क्या होगा, फिर आपको यहाँ पे एक और पाथ क्रिएट करना होगा इसके ऊपर ही, जो कि सेकंड पाथ होगा, उसके ऊपर बाकी हिस्से के ऊपर आप लिख लेंगे। लगेगा ऐसे ही जैसे दो एक पाथ है लेकिन दो रखने होंगे, दो टेक्स्ट अगर आपने लिखने हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप और देखें, पाथ में आए। अब यहाँ पे एक पाथ तो वर्किंग पाथ हमने क्रिएट किया था और दूसरा जो है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। एक और पाथ क्रिएट हो गया जिसके ऊपर नया टेक्स्ट जो है वो लिखा गया। अच्छा अब मैं ऊपर वाले को दोबारा क्लिक करूंगा। जब मैं ऊपर वाले को दोबारा क्लिक करूंगा, आप देखें जब मैं इसके ऊपर आइकॉन अपना लेके आता हूँ पॉइंटर, तो फिर उसकी शेप जो है वो चेंज होती है। उसका मतलब ये है कि इसके ऊपर नहीं आपने क्लिक किया, इसके ऊपर पहले टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये ऊपर वाले की कॉपी है। ऊपर वाला अभी खाली पड़ा हुआ है, वो खाली रहा, उसने कॉपी करके नए के ऊपर लिख दिया, तो उसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट जो है फिर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करें और एक दफ़ा फिर आप इधर क्लिक कर दें। मैं अच्छा इसको आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप इसका एपेक्स देखना चाहें कि सेंटर कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे क्लिक करें और ये टूल होता है यहाँ जिसका नाम होता है पाथ सिलेक्शन टूल। अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ये सिलेक्ट हो जाएगा और इधर से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद दोबारा यहाँ से मैं टूल लेता हूँ और इसी तरह यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये ऑप्शन आ जाएगी। लेकिन मैंने उधर से टेक्स्ट जो है वो कॉपी नहीं किया जो पहले से मैंने लिखा हुआ। मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ, पहले ये टेक्स्ट जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 क्लिक किए, राइट क्लिक और कॉपी। और अब मैं दोबारा यहाँ पे टूल के ज़रिए से इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद एडिट में जाके या कंट्रोल भी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से पाथ को सिलेक्ट करें और वापस इधर थोड़ा सा राइट साइड के ऊपर क्लिक कर दें ताकि कर्सर जो है वो आ जाए। एडिट में जाके आप इसको पेस्ट कर दें, ये देखें टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। इसको मूव करने के लिए उसी तरह आप कंट्रोल के जरिए से आप इसको मूव कर सकते हैं। इसको आप मूव करके ले आए। अच्छा इसको अब मैंने ना अंदर की तरफ लिखना है और इसको अगर आप देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है अपने लेफ्ट साइड की तरफ से, सॉरी राइट साइड की तरफ से लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। यूं ही मैं इसको अंदर की तरफ फ्लिप करूंगा तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा अब इसकी देखें ऊपर लेयर भी एक और क्रिएट होगी। अब मैंने इसी तरह टेक्स्ट लिखना है। जब मैंने फ्लिप किया तो इसका लेफ्ट साइड राइट और राइट साइड भी लेफ्ट हो गई। दूसरा ये मैं इसको ये करना चाहता हूँ कि इसी तरह से लिखना चाहता हूँ, लेकिन लिखना बाहर चाहता हूँ। लेकिन बाहर लेके आऊँगा ये फ्लिप होके फिर इसकी साइड जो है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि बगैर इसकी साइड चेंज हुए ये बाहर भी आ जाए, तो फिर मुझे करेक्टर पैनल में से ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी, बेस लाइन शिफ्ट। ठीक है जी, इसको आप क्लिक करें तो ये यहाँ पे एक ऑप्शन होती है, ये बेस लाइन शिफ्ट, ये हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और या ना भी हम इसको सिलेक्ट करें, इसको हम ओके कर दें और यहाँ से टेक्स्ट टूल है, जिस लेयर के ऊपर ये लिखा हुआ है उसी लेयर को आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आप बेस लाइन शिफ्ट जो है वो इसके ऊपर आप अप्लाई कर दें। मैं नीचे लेके आना, मैं माइनस में अप्लाई करता हूँ तो ये देखें बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैंने इसके ऊपर -5 और ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं। नीचे वाली एरो की मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखें बाहर आ रहा है। मैं थोड़ी सी और अप्लाई कर देता हूँ,
8.5। ठीक है जी। तो ये देखिए मैंने टेक्स्ट जो है वो इस तरीके से भी लिख लिया है कि वो है अंदर की तरफ था, फ्लिप हो गया था, उसकी साइड चेंज हो गई थी। अगर बाहर लिखा जाता तो ये एक्सेप्ट जो था ये इसने इधर आना था, और ये स्पेस का वर्ड जो था इसने इधर जाना था। मैंने इसको क्या किया, फ्लिप करके उसके अंदर की साइड के ऊपर ले गए, उससे ये फ्लिप भी हो गया हॉरिजेंटली, और फिर उसको बाहर उसी तरीके से बाहर निकाल लिया बेस लाइन शिफ्ट कमांड के जरिए से। तो पाथ के ऊपर आप इस तरीके से टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं कि जिस तरह का टेक्स्ट अंदर लिखा जाता है उसी तरह का बाहर लिखना हो तो बेस लाइन शिफ्ट को यूज करके आप अंदर बाहर कर सकते हैं। इसी तरह इसी को भी आप अगर बेस लाइन शिफ्ट के जरिए से इसी हालत में अंदर लेके जाना चाहें तो इसकी बेस लाइन शिफ्ट जो है उसको चेंज कर दें तो ये अंदर आ जाएगा या अपनी बेस लाइन से और दूर चला जाएगा। तो इस तरीके से आप पाथ के ऊपर टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम एक और जो है वो करते हैं। नेक्स्ट हम इसके ऊपर कुछ अप्लाई करते हैं स्टाइल वगैरह, वो और परफेक्ट जो होते हैं टेक्स्ट के वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, टेक्स्ट टूल आप ले लें। आप इस टेक्स्ट को यहाँ पे क्लिक करें जिस लेयर के ऊपर है, ये इस लेयर के ऊपर है रेडियो फ्री स्पेस। अच्छा, यहाँ पे आपको एक आइकॉन जो है वो नजर आ रहा होगा, क्रिएट वार्प टेक्स्ट। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये वार्प टेक्स्ट की ऑप्शन जो है वो आएगी। इसको जब आप क्लिक करें तो इसमें बहुत सी तरह के आप टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए मैं कहता हूँ यहाँ से आर्क, तो ये टेक्स्ट जो है वो इस तरह से हो जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन भी हैं, आप कितना उसको बेंड करना चाहें नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, या आप हॉरिजेंटली इसको इसके ऊपर डिस्टॉर्शन अप्लाई करना चाहें तो एक तरफ से बड़ा हो जाएगा ये देखें, और इधर से आप इसको कर लें लेफ्ट राइट, या आप वर्टिकल डिस्टॉर्शन जो है वो अप्लाई कर लें। तो ये सारी दो तीन सेटिंग है इसके साथ जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो और भी बहुत है, जैसे ये बल्ज है, इसको आप अप्लाई कर दें। और उसके अलावा फ्लैग, यानी डिफरेंट टाइप इस होते हैं, फिश है, तो ये आप इनके ऊपर अप्लाई करके टेक्स्ट को डिफरेंट स्टाइल में आप लिख सकते हैं। तो हम भी इसमें से एक स्टाइल जो है वो भी अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, दोबारा लेते हैं। मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ आर्क लोअर। तो नीचे ये आर्क लोअर, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे इसकी सेटिंग जो है वो बेंड थोड़ा सा जो है वो इसका -40 कर देता हूँ, -40। तो ये इस तरह का जो है वो बन जाएगा। अच्छा, बनने के बाद अब हम इसको सेट करेंगे, इसको थोड़ा सा और भी बड़ा करेंगे, इसके ऊपर डिफरेंट स्टाइल जो है वो भी अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो हम इसका टेक्स्ट साइज, वर्टिकल स्केल और लेडिंग की ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको नीचे वाला हिस्सा जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, इसको इसके बराबर मैंने लेके आना, ऊपर वाले टेक्स्ट के इक्वल करना है, ताकि दोनों का साइज नहीं, दोनों की अलाइनमेंट जो है वो एक ही हो जाए। ये भी पूरी लाइन को फिल कर दे। तो इसको लाइन को फिल करने के लिए फिर ये है कि मुझे या तो इनकी स्पेस इंक्रीज करनी होगी, या फिर मुझे जो है ऊपर इसका साइज जो है वो इंक्रीज करना होगा। तो मैं इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ। आप साइज यहाँ से भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको शॉर्टकट की बताऊंगा, तो उसके जरिए से आप इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर दें। मैं इसका साइज 90 कर देता हूँ। तो साइज इंक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट, और साथ आप डॉट या पीरियड की जो है वो जब यूज करेंगे तो ये देखें उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ऊपर देखें 75 है, 80 और 85, 55 के पॉइंट से जो है वो साइज इंक्रीज हो रहा है। मैं थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे 90 साइज है, मैं 88 करना चाहता हूँ। अब मैं जो है कॉमे के साथ कॉमा यूज करूंगा तो 5 कम हो जाएगा। मैं एक एक पॉइंट कम करना चाहता हूँ। अगर एक एक पॉइंट कम करना है, 5 करना है, तो 5 पॉइंट कम या ज्यादा करना है तो फिर कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और उसके साथ आप डॉट या कॉमा जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन एक एक पॉइंट अगर आपने कम करना है तो फिर कंट्रोल शिफ्ट और कॉमा, कंट्रोल शिफ्ट और कॉमा। ठीक है जी, ये देखिए मैंने 2 दफा प्रेस किया तो उसका साइज कितना हो गया, 88। तो इस तरह दोनों कीज के जरिए से आप कर सकते हैं।
अब मैं इसका वर्टिकल स्केल जो है वो 167 जो है वो कर देता हूँ, वर्टिकल स्केल नीचे वाले का। और दोनों का सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करूँगा, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। तो वर्टिकल स्केल क्या था, जिसमें सिर्फ टेक्स्ट वर्टिकली जो है वो इंक्रीज होता है, लेफ्ट राइट के ऊपर इंक्रीज नहीं होता। तो ये देखें, इसके ऊपर आप देखें एक और ऑप्शन है वर्टिकल स्केल, ठीक है नहीं, इसको आप इंक्रीज कर सकते हैं शिफ्ट आप पैरों के साथ या पैरों के साथ शिफ्ट आप पैरों करें। तो ये देखें 10 के पॉइंट से वर्टिकली उसका स्केल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। मैंने शिफ्ट एरो की जो है वो प्रेस की हुई है। तो मैं यहाँ से 167, तो 167 गुजर गया। मैं अब क्या करता हूँ, सिर्फ एरो की जो है वो डाउन यूज करता हूँ। अगर सिर्फ एरो की डाउन डाउन एरो की यूज की जाएगी तो फिर एक एक पॉइंट के साथ ये इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो अगर आप साथ शिफ्ट भी प्रेस कर सकते हैं तो 10 पॉइंट के डिफरेंस से ये इंक्रीज और डिक्रीज होगा साथ एरो की यूज करेंगे। अच्छा, अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। मैं इसके ऊपर लैडिंग की ऑप्शन अप्लाई करता हूँ। लैडिंग की ऑप्शन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, जिसके ज़रिए से आप क्या करते हैं, इनके दरमियान स्पेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं 126 पॉइंट इसकी लैडिंग जो है वो कर देता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट और डाउन या आप पैरो की के ज़रिए से कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एरो की भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब डायरेक्ट ही टाइप कर देता हूँ 126 इसके दरमियान दे के यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो ये देखें, ये इस तरह से हो गया। अच्छा, इनके ऊपर हमने पहले ही अप्लाई कर लिया, अब हम इसके ऊपर कुछ लेयर स्टाइल अप्लाई कर देते हैं ताकि ये और ज़्यादा अच्छा लगे। ये देखें, आपने जो वार्प टेक्स्ट अप्लाई किया था उससे तो ये इस तरह के बन गए। अब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्लेंडिंग की ऑप्शन जो है वो ओपन करता हूँ। ठीक है, एक तो मैं यहाँ से इसके ऊपर बेवल एंड एम्बॉस ये अप्लाई करूँगा, और यहाँ से स्ट्रोक एम्बॉस जो है ये अप्लाई कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद इसकी डेप्थ जो है वो तो 100% ही है, ठीक है। एंगल 120 ये भी ठीक है। उसके बाद मैं इसके ऊपर ये चलें, ठीक है ऑप्शन। उसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रोक इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से आप स्ट्रोक की ऑप्शन लें और यहाँ इसके ऊपर अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऑप्शन तो सिलेक्ट की हुई है। अच्छा, इसके ऊपर पहले अप्लाई की थी मैंने। ये देखें, अभी मैं ना एक चीज़ आप भी देख लें, ये क्यों इस तरह से अप्लाई नहीं हो रहा। तो मैं इसके ऊपर ब्लेंडिंग ऑप्शन अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, स्ट्रोक वेयर अप्लाई किया तो यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो पहले ही मैंने करके यहाँ पे देखी हुई है। अगर आप यहाँ पे इसको देखें, एफएक्स आइकन ओपन करें, तो ये देखें इसके ऊपर ओपन अप्लाई की हुई थी। अगर इफेक्ट को आप अप्लाई करें तो यहाँ से इनको, तो ये देखें, ये मैं इसके ऊपर एक्चुअली अप्लाई करना चाहता हूँ, जो पहले ही मैंने करके देखी थी। पहले अप्लाई थी वो ऑफ थी, इसलिए नज़र ही नहीं आ रही थी। मैं पहली वाली को क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको क्लियर लेयर स्टाइल कर दें, हम दोबारा से ऊपर इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब अप्लाई होंगी तो ब्लेंडिंग ऑप्शंस, पहले मैंने यहाँ पे बेवल, ये देखें बेवल अप्लाई हुआ, तो आपने इसके ऊपर ये वाला बेवल हमने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इसका जो है डेप्थ आपने 100 ही रखनी है, ये रख रहे हैं। और साइज जो है, एंगल यहाँ पे 120 की लाइट किस तरफ से पड़ेगी। उसके बाद और आपने इसके ऊपर कुछ नहीं अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट आप इसके ऊपर स्ट्रोक, ये देखिए आप स्ट्रोक को क्लिक किया तो इसके ऊपर स्ट्रोक जो है वो अप्लाई हुआ है। इसका साइज 6, तो इन साइड भी कर सकते हैं, लेकिन आपने आउटसाइड, अगर आउटसाइड करेंगे तो ज़्यादा एरिया जो है वो नज़र आएगा टेक्स्ट का, क्योंकि स्ट्रोक बाहर की तरफ जो है वो लगेगा। और उसके अलावा पोजीशन आपने चेंज कर दी। चेंज करने के बाद कलर जो आपने रखना है वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि पहले अप्लाई किया था इसलिए रेड कलर जो है वो आ रहा है, ठीक है जी। और यहाँ से अगर मैं ओवरले कर दूँ तो फिर देखते हैं किस तरह का होता है। तो ये इतना नहीं नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे नॉर्मली ओवरले की ऑप्शन होती है, जैसे बैकग्राउंड भी उसके अंदर से नज़र आनी शुरू हो जाती है, ये हम ओवरऑल के ऊपर अप्लाई कर देंगे।
उसके बाद हम थोड़ा सा आउटर ग्लो भी इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जिस तरह नज़र आ रहा था ये आउटर ग्लो। और इसका साइज ये थोड़ा सा 20 में कर देता हूँ। तो ये टेक्स्ट जो है हमारा इस तरह का बन गया। बस इतना काफ़ी है, आप और भी डिफरेंट करना चाहें तो कर लें। ओके, ये करने के बाद मैं कहता हूँ कि ये बैकग्राउंड स्पेस स्टार्स वगैरह इसके अंदर से नज़र आए। तो उसके लिए आसान ये है कि मैं इस पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से ओवरले जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। तो ये इस तरह का बन जाएगा। आप देखें कि बैकग्राउंड जो है उसके अंदर से नज़र आ रही है, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो इस तरह का बन गया। अब हमारा पोस्टर जो है वो ठीक है जो आपने बनाया। तो ये देखें हमने दो चीज़ें यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई की हैं। एक तो आपने इस टेक्स्ट के ऊपर वार्प अप्लाई की है, जिससे टेक्स्ट की फॉर्म जो है वो आपने चेंज की है, उसको टेढ़ा मेढ़ा आपने कर दिया है। तो इस तरीके से। और दूसरा ये है कि आपने देखा कि किस तरह पाथ के ऊपर आप टेक्स्ट जो है वो गोल या लाइन के ऊपर या वेब टेक्स्ट पेन टूल के जरिए से बना लें, जो आप पढ़ चुके हैं। तो जिस तरह का आप पाथ बनाएंगे टेक्स्ट उसी को फॉलो करेगा। तो इस तरह से आप एक इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट के इन कमांड्स के जरिए से। अच्छा जी, अब एक लास्ट टेक्स्ट एक हम और लिखते हैं। ठीक है, ये एक नेम प्लेट है, इसके ऊपर भी मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपने जो टेक्स्ट लिखना है वो बिल्कुल उसी तरह का हो जिस तरह का उसकी बैकग्राउंड है, वही उसमें नजर आए। जैसे ये स्टील का है तो टेक्स्ट जो लिखा हो वो भी उसी तरह का लिखे जैसे स्टील का आपने टेक्स्ट जो है, जैसे आपने स्टील का टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम किस तरह से करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई टेक्स्ट जो है वो टाइप कर लेते हैं। यहाँ से आप टूल ले लें और टेक्स्ट टाइप कर लें। तो ऐसे लिख लें ऑफिस। अच्छा जी, आपने इसको इसके ऊपर ये काफ़ी बड़ा लिखा गया, ज़रा हम इसका साइज जो है वो कम कर लेते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की यूज़ करनी है, शॉर्टकट की यूज़ कर लें, या आप जैसे भी इसका साइज़ कम करना चाहते हैं कर लें। तो 72 करके देखते हैं, ये भी ज़्यादा है। और 60, यहाँ से हम तकरीबन कर लेते हैं 50। चलें ये ठीक है। और देख लें अगर ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, इसके अंदर अगर बोल्ड बोल्ड तो वो पहले ही है। चलें बस ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसको एक तो इसके ऊपर फिट लेके आना है, ठीक है जी। और दूसरा जो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी स्टूडेंट? जी सर, आ रही अच्छा है। चलें अभी। तो अच्छा, ये टेक्स्ट मैंने इसके ऊपर लिखा है, इसको एक तो ऐसे बेंड करना है मैंने, दूसरा इसी टेक्सचर से मिलता हुआ मैंने लिखना है। अच्छा, टेक्स्ट लिखने के बाद पहला स्टेप जो आप करेंगे, अगर आप चाहते हैं किसी वुड के ऊपर या मेटल के ऊपर टेक्स्ट लिखते हैं और उसी तरह का हो, तो पहला ये होगा कि आप टेक्स्ट जो है उसको उसकी लेयर जो है उसको आप सिलेक्ट करें और उसके अंदर जो फिल होता है उसको आप ज़ीरो कर दें। ठीक है जी। तो जब फिल ज़ीरो होगा तो ये नज़र नहीं आएगा। ठीक है जी, अगर नज़र ना भी आए तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या, ये कि टेक्स्ट गायब नहीं हुआ, उसकी फिलिंग ज़ीरो हुई है, हम उसके ऊपर जब स्टाइल अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वापस आना शुरू हो जाएगा, दिखना शुरू हो जाएगा। तो एंटर प्रेस कर दें। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ से आप ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो अप्लाई कर दें। ठीक है जी। तो ब्लेंड करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी फिल ओपेसिटी 0 की थी। अब हम इसका स्टाइल जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ से आपने बेवल जो है वो लेना है और यहाँ से आप इनर बेवल को क्लिक करेंगे। ठीक है, इनर बेवल लेंगे तो ये नज़र आएगा। ये देखें बिल्कुल इस तरह का नज़र आना शुरू हो गया जिस तरह का ये पहले था। इसके ऊपर पहले सेटिंग अप्लाई हुई है, मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ ताकि वापस हम इसको दोबारा सेट करें।
डायलॉग बॉक्स के अंदर पहले, क्योंकि मैंने करके देखा था ना, तो इसलिए वही वाली सेटिंग आ रही है। तो ऑटोमेटिकली एक ही जब भी हमने सेलेक्ट किया तो वो सारा अप्लाई हो गई। तो मैं यहाँ से इसको मेक रीसेट टू डिफ़ॉल्ट, के जो एक्चुअल डायलॉग बॉक्स की सेटिंग है इंस्टॉल करते वक्त वो आ जाए, तो हम इसको खुद चेंज करें। तो इनर बेवल किया तो ये इस तरह का हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आप इसका डेप्थ डेप्थ चले बाद में करते हैं। इसका साइज वगैरह जो है वो चेंज करते हैं। इसका साइज जो है वो मैं चेंज करके, ज़्यादा नहीं, मैंने 7 की बजाय मैंने इसका 3 करना है साइज। तो ये इस तरह से हो जाएगा। डेप्थ इसकी चेंज कर देते हैं, मैं डेप्थ 180 कर देता हूँ। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे ये आपने चेंज करनी है, ये ठीक है एंगल वगैरह, ये अगर एंगल वगैरह चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ये देखें किस तरफ से आपने लाइट जो है वो ऐड करनी। हाईलाइट मोड होता है ना इसके ऊपर, बेवल एंड एम्बॉस के ऊपर, ये दोनों हाईलाइट वाइट और ब्लैक, वाइट किस तरफ रखना है, वो ब्लैक किस तरफ रखना है, तो आप इससे आप चेंज कर सकते हैं। मैं 120 रखता हूँ कि ये देखें ये डॉट लाइट इधर से पड़ रही है, इधर ऊपर वाइट होगा, ये देखें ऊपर वाइट हाईलाइट नजर आ रहे हैं और नीचे हल्के हल्के ब्लैक, दूसरे एज जो है नीचे वाले एज जो है वहाँ पे ब्लैक कलर ये वाला नजर आ रहा है, और ऊपर वाला एज के ऊपर वाइट कलर नजर आ रहा है, जिससे ये उभरा हुआ बेवल आपको नजर आ रहा है। तो 180 यहाँ पे रखती है। और यहाँ पे तकरीबन कितनी ऊंचाई से आप रोशनी जो है वो डाल रहे हैं, तो ये भी होता है, उसका भी फर्क पड़ता है। तो उसके बाद ये थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है, तो अगर मैं चाहता हूँ ये ज़्यादा नज़र आए, तो मैं इसका हाईलाइट मोड है तो वाइट, लेकिन वाइट में से भी जो वाइट सबसे ज़्यादा वाइट होगा मोड वो अप्लाई करूँगा। वो कौन सा होता है, वो होता है लीनियर डॉज ऐड। लीनियर, ये देखें ये सारे लाइटिंग मोड हैं लाइट करने के लिए। तो इसमें लाइट ये भी है, ये भी, इसमें सबसे ज़्यादा जो लाइट कर सकता है वो है लीनियर डॉज ऐड। तो ये सबसे वाइट, इसको ये देखिए मैं क्लिक करूंगा, मेरा टेक्स्ट की हाईलाइट जो है वो ऊपर वाइट हो गए। और इस तरह अगर मैं शेडो जो है उनको और बिल्कुल डार्क करना चाहूँ ज़्यादा, तो उनमें से डार्केस्ट मोड जो होता है वो होता है ये हमारे पास है डार्क, उसमें से भी लीनियर बर्न। इसको क्लिक करूंगा, देखिए मेरे शेडो जो हैं वो और बिल्कुल डार्क हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका जो हाईलाइट मोड है उसकी ओपेसिटी और बढ़ा देता हूँ 75, ताकि और ज़्यादा नज़र आए। और जो शेडो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए, उसको थोड़ा कम कर देता हूँ, उसको मैं 30 कर देता हूँ यहाँ से शेडो, तो थोड़े से डार्क उसके कम हो जाएंगे। ये करने के बाद मैंने ओके कर दिया। अब मैंने इसको यहाँ पे सेट करना है। मैं यहाँ पे आर्च मोड जो है यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर जाता हूँ, टेक्स्ट टूल लूँगा तो फिर ऑप्शन ऊपर आएंगी। तो टेक्स्ट को क्लिक किया और ये देखें यहाँ पे ऑप्शन आ गई, और इसमें से मैंने सिलेक्ट किया आर्च। तो इससे ये हो गया है, लेकिन ये ज़्यादा है, मैंने इसके ऊपर इसको फिट लाना है। मैं इसका बैंड जो है वो 34 कर देता हूँ, 34 कम कर दिया। और 34 करने के बाद ओके करता हूँ, इसको ड्रैग करके नीचे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे ये दोबारा इसको थोड़ा सा और चेंज करना, तो ये पैरामेट्रिक वैल्यू है, इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको क्लिक करें वही ऑप्शन आएगी। तो मैं यहाँ से 30 थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, ये अब ठीक है। अच्छा दूसरा ये है कि अगर मैं देखूँ मेरा वो जो है वो इस तरह से आ रहा है, तो इसको मैंने ठीक करना। मैं कहता हूँ जिस तरह से ये लाइन है, तो ये देखें ये भी ऐसे टेढ़ा सा है, इस लाइन से इसके लाइन के साथ इस तरह लाइन हो, तो इसको भी मैं सेट कर सकता हूँ। मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा वर्टिकल डिस्टॉर्शन। तो क्योंकि ये वर्टिकल ऐसे है ना, थोड़ा सा इधर को हो जाएगा, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे अप्लाई करके -4, ये -4 से ज़्यादा हो गया, और कम करता हूँ माइनस, ये देखें -2 से बिल्कुल ठीक हो गया। पहले आप देखें टैक्स, अगर मैं यहाँ पे 0 द्वारा करता हूँ वैल्यू, तो ये देखें ये इधर से फासला ज़्यादा है, इधर से कम है, इधर से फासला ज़्यादा है, इधर से कम है। इसको वर्टिकल डिस्टॉर्शन से कम किया जा सकता है। -2 ये देखें मैंने रखी, तो ये ठीक हो गया। तो अब ये बिल्कुल इसके ऊपर प्रॉपरली फिक्स आ गया है। और इसका जिस तरह ये मेटल की प्लेट है, और टेक्स्ट भी उसी तरह का लग रहा है जैसे मेटल का है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरह का टेक्स्ट लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले आपने इसको ओपेसिटी 0 करनी होती है। तो इस तरह आप किसी भी टेक्स्ट के ऊपर, जैसे ये वुड का टेक्स्ट है, इसके ऊपर भी अगर आप लिखना चाहें तो यही टेक्निक होगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये वुड का लगे, तो अब मैं सारा तो नहीं लिखूंगा, जैसे इसको भी आप पहले उसी तरह करेंगे, क्या इसकी ये कर देंगे 0, तो ये नज़र ही नहीं आएगा।
और उसके ऊपर फिर आप ब्लेंडिंग स्टाइल जो है वो अप्लाई करेंगे। जैसे आपने बेवल वगैरह अप्लाई कर दिया, तो ये देखें आपने इसके ऊपर अप्लाई किया तो उसी तरह का आपको नज़र आना शुरू हो गया। इसके ऊपर और भी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह का लगेगा। जिस सरफेस के ऊपर आप लिख रहे हैं वही सरफेस सरफेस जो है उसके अंदर फिल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना टेक्स्ट जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट के ऊपर मैं एक और एग्जांपल, अब आपको ये सारी मैं इनको क्लोज कर दूं। मेरा आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? जी सर, बंद हो गई थी। अच्छा, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये मैंने एक टेक्स्ट इस तरह से लिखा हुआ है इसके ऊपर, तो इसी तरह का टेक्स्ट जो है वो हमने दूसरे यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। ठीक है जी। जैसे लिखा डेंजर हाईली फ्लेमेबल। तो इस तरह का टेक्स्ट अगर आपने लिखना है तो पहले तो ये देखें, जब आप इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे पहले तो ये इस तरह से लगेगा ही नहीं कि उसके ऊपर लिखा हुआ है, जैसे बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो लिख लेता हूँ डेंजर, और उसके बाद एंटर, हाईली फ्लेमेबल। एक मिनट स्टूडेंट, ज़रा थोड़ी देर वेट करें, मुझे ना कॉलेज से कॉल आ रही है तो मैं ज़रा सुन लूँ। अच्छा जी, हम इस टेक्स्ट को लिख रहे थे, तो अब पहले हम जो है इसका कोई और फॉन्ट रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, यहाँ एक फॉन्ट है फ्रैंकलिन गॉथिक हैवी, और ठीक है ये हमने इसको रख लिया। इसको थोड़ा यहाँ पे ऊपर सेट कर देते हैं, इसका थोड़ा सा साइज भी हम चेंज कर लें। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं, अभी 50 है तो 60, और उसके अलावा हम थोड़ा सा और इसका साइज इंक्रीज कर लें, 72 ही कर लेते हैं। अच्छा, इससे ये यहाँ पे आ गया, हम थोड़ा सा इसके दरमियान फासला जो है वो कम कर लेते हैं। इसको आप सिलेक्ट करें, जब भी फासला कम करना हो तो हम यहाँ से लेडिंग ही अपना यूज 100 यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। लेडिंग के जरिए से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये करने के बाद आप ये देखें, जब आप टेक्स्ट को देखते हैं तो ये एफ और ई जो है वो इस तरह इसके ऊपर नहीं लग रहे। हम इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस भी इंक्रीज कर लेते हैं।
चलिए 200 स्पेस भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी करेक्ट स्पेसिंग से। अब अगर आप ये देखें कि ये एफ और ई जो है ये बिल्कुल उसके ऊपर लिखे हुए नज़र नहीं आ रहे, तो इसको आपने सेट करना है। तो यहाँ से सबसे पहला स्टेप आप करेंगे, आप क्या करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और पहले इसका ना पर्सपेक्टिव जो है वो सेट करेंगे जिस तरह से ये इसके ऊपर आना चाहिए। तो उस तरीके से ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, अगर आप देखें ये नीचे वाले रेफरेंस के तौर पे यूज कर लें, बैरट के ऊपर ये जो लाइन है इसी तरीके से टेक्स्ट को मुड़ना चाहिए। अगर ये इस तरह से मुड़ेगा तो फिर ही होगा, या ऊपर वाला ये ले लें जिस तरह से ये मुड़ रहा है, तो उस तरीके से अगर आप इसको सेट कर लेंगे तो उसके ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा फिर। तो मैं कंट्रोल की प्रेस करता हूँ, मैं इनका पर्सपेक्टिव सेट करता हूँ, तो जितना ये डिफरेंस ऊपर से ये लाइन के ऊपर है इसका भी उतना ही होना चाहिए। मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसको मूव किया, ऊपर वाला कॉर्नर भी मूव हो गया, तो कंट्रोल जी करके इसको करें और एस्केप की प्रेस करें। ये इसी तरह होगा जब मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा। मैं इसको पहले ना स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने से एटलीस्ट ये होगा कि जब मैं इसको कॉर्नर को मूव करूंगा तो दूसरा मूव नहीं होगा। तो मैं इसको एस्केप की प्रेस की और टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसको आप क्लिक कर दें। ठीक है जी, इसको क्लिक करने के बाद अब आप कंट्रोल और टी प्रेस करें। ठीक है जी, कंट्रोल टी जब आप प्रेस करेंगे तो फिर अब मैं कंट्रोल के जरिए से ये देखें इनको यहाँ से मूव कर सकता हूँ। मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे और इधर इसको प्लेस कर देता हूँ। ये देखें, ये साइड से दोनों का पॉइंट का फासला एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं होगा फिर टेक्स्ट प्रॉपरली नहीं उसके ऊपर लिखा जाएगा। जितना ऊपर वाले का एज से फासला है उतना इसका होना चाहिए, उसी तरह आपने इधर करना है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसको भी मैं क्लिक करके इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे रख दूंगा, फासला एक जैसा होना चाहिए। तो ये फासला जब आपने इसको सेट कर लिया फिर आप इसको क्लिक करेंगे, ये वही ऑप्शन है जिससे अभी आपने टेक्स्ट को आर्क या आर्क वगैरह किया था, इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ से इसको कर लें, ये वाली ऑप्शन अप्लाई कर लें, तो ये इस तरह से हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करके इसी तरह से नीचे, और ये बैंड कितना होना चाहिए, ये बैंड ये इससे हम इसका जो है वो अंदाज़ा लगाएंगे, जितना इसका है उतना ही ये होना चाहिए। मैं इसको के तो इस तरीके से देख लेता हूँ कि फासला एक जैसा होगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा। अब आपको ये देखें लग भी रहा होगा जैसे उसके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर से भी होना चाहिए उतना। या मैं इसको ऊपर करूंगा तो ये नीचे से डिस्टर्ब हो जाएगा, ये देखें। तो इसको हम किस तरह से सेट करेंगे, इसको अब नीचे करके एक तरफ से आप सेट कर लें। ठीक है जी, और दूसरी तरफ से आप क्या करेंगे, यहाँ से अब मैं ऑप्शन अप्लाई करता हूँ कस्टम। कस्टम का मतलब ये होता है कि मैं इसको अपनी मर्जी से जिस हिस्से को चाहूँ मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके ऊपर ये हैंडल बन जाएंगे जिस तरह पेन टूल के ऊपर होते हैं। तो इसको आप हैंडल को क्लिक कर, पहले इस हैंडल को आप क्लिक करें, क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ मूव करें, लेफ्ट राइट ना मूव करना, ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा टेक्स्ट। तो इसको क्लिक किया और फिर मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, इसी तरह ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, इसको भी आप कर लें और थोड़ा सा आप इसको ऊपर अप्लाई कर लें। तो ये देखें उसके ऊपर फिट आ गया। बाकी आप सेट कर सकते हैं, इसको मैं ओके का बटन प्रेस करता हूँ। अब ये देखिए उसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हम इस तरह का इसको करेंगे। ठीक है जी, तो उसके लिए मैं पहले तो इसका कलर जो है वो चेंज करता हूँ। अब इसका अगर आपने कलर चेंज करना है टेक्स्ट का तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं चेंज हो सकता। यहाँ पे नया टेक्स्ट लिखा जाएगा, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये अलहदा विंडो में ओपन होगा। तो यहाँ से हम इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। अब ये दोनों विंडोज जो हैं, एक ये तो इसको तो हम क्लोज कर दें। तो इन दोनों को हम विंडोज में जाते हैं, वर्क्स पे अपना अरेंज टू अप वर्टिकल कर देते हैं ताकि दोनों ही नज़र आए। ठीक है, इधर आप इसका कलर चेंज कर दें, मैं इसका कलर यहाँ से चेंज करता हूँ, रेड ये कर दिया। लेकिन यहाँ से ओके कीजिए, लेकिन रेड इधर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो कंट्रोल एस करना पड़ेगा जब आप इसको सेव करेंगे। ये वाली फाइल जो आपने टेक्स्ट की ओपन की, जब आप इसको सेव करेंगे तो फिर उसका इफेक्ट इधर आएगा, क्योंकि अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, इसको इसने ज़्यादा फाइल में ही ओपन होना है, वहाँ पे इसको चेंज करके सेव करना होगा, तो इफेक्ट फिर यहाँ पे आना। अच्छा, अब मैं इसको जिस तरह वहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था
तो उसी तरह यहाँ पे करना चाहता हूँ। अब ये देखें मैंने ये वाली विंडो सेलेक्ट की है तो लेयर इसकी नज़र आ रही है, यहीं पे नहीं आपने क्लिक करना। अब आप इधर आएंगे तो इसकी लेयर नज़र आएंगी, इसको आप क्लिक करेंगे और इसमें से मैं एक लीनियर लाइट अप्लाई कर देता हूँ। ये लीनियर लाइट अप्लाई किया लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये बेसिकली थोड़ा सा टेक्स्ट को डार्क होना चाहिए फिर इफेक्ट पड़ेगा, तो मैं टेक्स्ट को डार्क कर लेता हूँ। टेक्स्ट वाले में आता हूँ कंट्रोल और इसमें क्लिक करता हूँ। मैं टेक्स्ट वैसे ही यहाँ से रेड 100 कर देता हूँ, तो ये बाकी 0। तो इसको ओके का बटन प्रेस किया और यहाँ से आप ओके कंट्रोल एस, इसको ओके कर दें और कंट्रोल एस सेव कर दें। एक मिनट ज़रा इसको देखूं। अगर तो चेंज ही नहीं हुआ दोबारा करता हूँ। अब हुआ है, ओके करें और यहाँ भी आप ओके करें और आप कंट्रोल एस सेव करेंगे। देखिए जैसे ही आपने उसको थोड़ा डार्क किया तो उसके ऊपर जो आपने लीनियर लाइट अप्लाई किया हुआ था तो उसका इफेक्ट जो है वो पड़ गया। बाजू का ये होता है कि ये चीज़ें जब आप ब्रांडिंग मोड अप्लाई करते हैं तो ये मैटर करता है कि कौन सी चीज़ डार्क या इस तरह की है। ये क्या आ गया इसके ऊपर, ये वैसे ही लेयर ऐड होगी, इसको डिलीट कर दें। तो डार्क करेंगे और इफेक्ट पड़ेगा, लाइट होगा तो कुछ और इफेक्ट होगा उसके ऊपर। तो आप दूसरे इफेक्ट भी इसके ऊपर देख सकते हैं अगर देखना चाहें। जैसे अगर इनका तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, लाइटिंग का ये कर भी लें तो ये देखें इस तरह के होंगे। मल्टीप्लाई का हो सकता है, मल्टीप्लाई से बहुत डार्क हो जाता है, यही अच्छा है। लीनियर लाइट ये होगा या कलर्ड अपना हार्ड लाइट देखते हैं। एक हार्ड लाइट है उसमें ऐसे है, लेकिन लीनियर लाइट जो है मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि उसमें टेक्स्ट मैला मैला सा लग रहा है, जैसे ड्रम भी मैला हो गया तो उसी तरह का वो उसमें से इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा वो ऑयल लीक हुआ है वो ज़्यादा टेक्स्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इसको वापस विंडोज़ में आके अरेंज कंसोलिडेट टू टैब्स कर दें ताकि जो आप एक देखना चाहें तो इसको भी शक आप क्लोज कर दें। तो ये देखें आपने किसी भी गोल सरफेस के ऊपर टेक्स्ट को उसी शेप में उसी फॉर्म में आपने उसको मोल्ड कर दिया तो उसी तरह से ये बन गया। तो इस तरह गोल शेप होती है उसके ऊपर अगर आपने टेक्स्ट लिखना हो तो फिर भी आप वार्प वगैरह जो अप्लाई करके तो इस तरीके से आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। तो मेरा ख्याल आज हमने टेक्स्ट की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो है वो देखी हैं। अब आपको पहले भी एक लेक्चर हुआ था उसमें और ये मिला के अब आप तकरीबन हर तरह का टेक्स्ट जो है मेरा ख्याल लिख सकते होंगे। अच्छा एक लास्ट छोटी सी ऑप्शन है वो भी मैंने आपको बतानी है, वो है ये मैं एक लोगो जो है इसको ओपन करता हूँ। अच्छा ये भी नहीं ओपन हो रहा है, इसको भी फिर हम फाइल ओपन यहाँ से ओपन करके कॉपी पेस्ट करके ले आते हैं। कॉपी इमेज और फाइल न्यू कंट्रोल वी पेस्ट। अच्छा जी अब बात बात आप ना किसी बाज़ आप किसी भी लोगों के ऊपर कोई टेक्स्ट देखते हैं लोगों के ऊपर आप टेक्स्ट जो देखते हैं आप कहते हैं कि आपने उसी तरह का टेक्स्ट फोटोशॉप में से वो कौन सा टाइप है टेक्स्ट की, ठीक है जी, जो आपने उसी तरह का लिखना है जिसमें आप देख रहे हैं कि जी इस तरह का है। तो इस तरह गूगल का टेक्स्ट है, आपने भी इसी तरह का टेक्स्ट लिखना है तो फिर आप किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप टाइप में जाएं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मैच फॉन्ट। इससे बेसिकली क्या होता है कि आपको कोई टेक्स्ट नज़र आया आप मैच कर सकते हैं। ठीक है जी, आप उसको सिलेक्ट करें तो बल्कि पहले आप उसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से आप लें और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें कि किस टेक्स्ट जो आपने मैच करना है वो कौन सा है। आपने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइप के ऊपर और यहाँ से करेंगे मैच फॉन्ट। ठीक है जी, तो मैच फॉन्ट को आप क्लिक करें तो ये सर्च करेगा, सर्च करके आपको बता देगा कि आपका टेक्स्ट जो है वो कोई इस फोटोशॉप के अंदर ऐसा है जो इससे मैच कर सकता हो या नहीं। इतनी देर तो नहीं लगाता, पता नहीं क्या मसला है, सर्च ही करी जा रहा है। ये देखें ये उसने फॉन्ट कुछ सर्च किए हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, एक नहीं है मल्टीपल हैं। उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, जैसे ये है
सिलेक्ट करके जब आप लिखेंगे तो इससे मिलता जुलता टेक्स्ट जो है वो लिखा जाएगा। इस तरीके से आप टेक्स्ट जो है वो मैच कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लें, एरियल ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये देखें ऊपर जब आप टेक्स्ट टूल लेंगे तो ये ऊपर भी आ जाएगा जब वहाँ से आपने सेलेक्ट किया होगा। फिर जब आप लिखेंगे, ठीक है जी, तो ये कैपिटल जी है, तो यहाँ से इसको ऑफ कर दें। तो जी से ये देखें बिल्कुल जी उसी तरह का लिखा गया। अगर आप गूगल लिखेंगे जी के GOOGL, तो ये देखें ये उसी तरह का जी भी उसी तरह से लिखा जाता है। और इसको हम, अच्छा इसके ऊपर ये देखें कुछ यहाँ पे सेटिंग अप्लाई हुई है जो यहाँ पे भी आ रही हैं, तो हम इसको रीसेट कर देते हैं। तो यहाँ से रीसेट करेक्टर, तो करेक्टर को रीसेट करें ताकि हमारे जो पहले हमने लैडिंग शेडिंग अप्लाई की थी वो इसके ऊपर भी अप्लाई हो रही थी, जिससे वो सही नहीं लिखा जा रहा था। तो इसका फॉन्ट साइज ज़्यादा करें। तो ये देखें ये बिल्कुल उसी उसके, ये बाद का ये नहीं होता कि टेक्स्ट बिल्कुल मैच कर दे, लेकिन उसके करीब करीब आपको मिल जाता है। तो ये उसी तरह का टेक्स्ट है जिसमें जी भी वैसे लिखा गया, ओ भी और जी वगैरह भी, ये सारे। तो ये इसके ऊपर ये थोड़ा सा आप, तो ये देखें ये सेटिंग अभी मैंने रीसेट भी किया लेकिन नहीं हुई, हमारी सेटिंग अभी भी उसके ऊपर चल रही है। तो ये देखें आप बिल्कुल उसी तरह का हो गया है। तो हमने ये अप्लाई किया था ना वर्टिकल स्केल, तो वो पहले का अप्लाई हुआ था। अब इसका साइज ज़्यादा करें टेक्स्ट, इसमें ई जो है उसका साइज डिफरेंट है, वो वैसे ही उसको रोटेट किया गया, इसको भी आप कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से आप फ़ोन जो है उसको मैच कर सकते हैं। कहीं से आपको लोगो मिले, आपने वैसा ही टेक्स्ट लिखना हो तो आप उसको सिलेक्ट करें लोगो के ऊपर से और मैच फ़ोन कर दें। अडोबी फोटोशॉप आपको रिकमेंड कर देगी कि ये फ़ोन जो है जिनसे मैच करते हैं, फिर आप उनको देख के मैच कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था हमारा जो टेक्स्ट और सिलेक्ट और मास्क से रिलेटेड था। तो इससे रिलेटेड कोई आपने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, वरना फिर आप अपना मैसेज जो है वो सेंड कर दें अटेंडेंस का, ताकि आपकी अटेंडेंस हो जाए।